जो तस्वीर देख के भी आपको इस देश के कल्चर की, इस देश की स्पिरिचुअलिटी की, देश की मिट्टी की खुशबू आए जिस पिक्चर को देख के, वो या तो रघुराय की इमेज है या रघुराय से इंस्पायर्ड इमेज है। कई जनरेशन है फोटोग्राफर्स की जो रघुराय की तस्वीर को सामने रख के फोटोग्राफी करते हैं कि मुझे इस जैसी तस्वीर को क्रिएट करना है। आपको मगर एक बार ये भी लगा था कि वो नौसिखिया है? निहंग सिंह है, वो एक प्लेट में बकरे का सर लेके जा रहे थे। आपके नजरिए से एक अच्छी फोटो क्या होती है? एक अच्छी फोटो जो होती है बिल्कुल एक अच्छे चाय के कप की तरह होती है। रघु को आप कहेंगे क्या? सचिन तेंदुलकर T20 प्लेयर है, वनडे प्लेयर है कि टेस्ट मैच प्लेयर है, क्या कहेंगे आप? 2019 में मुझे रघुराय जी को फोटोग्राफ करने का मौका मिला। कैमरे के लेंस पे जिस लाइट से एक्सपोज करा गया वो लाइट चमक रही है और वही लाइट उतनी ही इंटेंसिटी से उनकी आंख में भी चमक रही है। तो वो जो कैमरा है उनकी आंख लगता है और आंख जो है उनका लेंस लगती है। मैं जब उनके साथ एक फोटोग्राफ कर रहा था एक कॉन्सर्ट, तो मुझे याद है उनके साथ साथ उनके हाथ जो हैं ऐसे चल रहे थे और मैं अपने साथ वाइब्रेशन महसूस कर रहा था। लगता है जैसे वो इमेजेस किसी फोटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट ने नहीं बल्कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ने खींची है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई विजुअल राग आप सुन रहे हैं, आपकी आंखों से सुन रहे हैं एक राग। आप खुद इतने नामी ग्रामी फोटोग्राफर हैं और आप जिस तरह से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अब तो मुझे लग रहा है मैंने बिल्कुल ठीक किया आपके साथ पॉडकास्ट करके। आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, जो लोग इस जहां से रुखसत पाते हैं शायद वहां ठौर पाते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया को जब छोड़ते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि उनकी जगह कोई और कभी ले ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले यानी 26 अप्रैल को दुनिया ने एक ऐसी ही रिक्तता महसूस की जब रघुराय ने ये दुनिया छोड़ दी। रघुराय जो इतना बड़ा नाम है कि उनका परिचय कहां से कहां तक कोई दे, ये समझ पाना ही मुश्किल है। इनफैक्ट अभी साल सवा साल पहले पढ़ाकू नितिन के एक एपिसोड में रघुराय आए थे और उन्होंने हमारे साथ इतनी लंबी चौड़ी बात की थी अपने जीवन पर, अपने क्राफ्ट पर, कि वो अब तक का सबसे लंबा पॉडकास्ट है। तब मुझे याद है कि मैंने उनके इंट्रोडक्शन में कहा था कि इतना लंबा चौड़ा करियर था रघुराय का, और उन्होंने मुझे बीच में टोक कर कहा था नहीं है, अभी और भी है। तब मैं नहीं जानता था कि पढ़ाकू नितिन की इसी श्रृंखला में मैं एक और एपिसोड करूंगा और वो एपिसोड हम एक ट्रिब्यूट के तौर पर करेंगे। तो रघुराय जिनका करियर अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दें तो शायद आप आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर आज तक जो कुछ घटा उसकी झलकी पालेंगे। एक हिस्ट्री है। अपने पॉडकास्ट में उन्होंने बात कही भी थी कि अगर पत्रकारिता एक इतिहास है, इतिहास लिखने का काम है, तो फोटो जर्नलिज्म एविडेंस इकट्ठा करने का काम है। तो आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान है उस कुर्सी पर जो हम अपने मेहमानों के लिए आरक्षित रखते हैं, जिन्होंने न केवल रघुराय से बहुत सारी मुलाकातें की बल्कि आज वो उस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं जो कभी रघुराय ने अपने करियर के दौरान संभाली थी। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया टुडे ग्रुप के फोटो एडिटर बनदीप सिंह की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बनदीप इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित फोटो जर्नलिस्ट्स में से एक हैं। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी, शायद आपने देखी हो, क्रिएटिव इंडियंस। उसमें आपको फीचर किया गया था, आपका काम दिखाया गया था। और 2019 से 2023 तक लगातार एशियन मीडिया अवार्ड्स में आपने गोल्ड अवार्ड हासिल किया है फीचर फोटोग्राफी में। और आपका भी करियर काफ़ी लंबा चौड़ा है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखी होंगी, तो थोड़ा सा आप तलाश करेंगे तो पाएंगे उसे खींचने वाले बनदीप रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और मुझे लगा कि पढ़ाकू नितिन में आपको बुलाया जाना चाहिए, ये सबसे सही वक्त है। अभी इसी हफ्ते देहांत हुआ रघुराय का। आप और उनमें काफ़ी समानताएं भी थी, आपने उनका काम भी बहुत क्लोजली देखा है। और जब उनका अंतिम क्रिया हो रही थी
तो मैं एक सफ़र की तैयारी में था, तो पता चला आप भी वहाँ गए थे, तो आपने वहाँ हलचल भी देखी होंगी, बहुत सारे लोग भी आए होंगे। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत अगर मैं एक सवाल से करना चाहूँ तो शायद वो यही सबसे मुफीद होगा कि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब की जनरेशन के जिन्हें शायद रघुराय उतना याद नहीं होंगे, तस्वीरें भले ही सामने आती जाती रहती होंगी, उन्हें आप क्या बताएंगे, कौन थे रघुराय? वैसे नितिन, ये सवाल अपने आप में जो है, ये कभी ये सवाल सामने था ही नहीं, और मैं अभी भी इस बात से आपके साथ बहुत एक अच्छे भाव से डिसएग्री करता हूँ कि ये रघुराय का शायद सबसे बड़ा परिचय होगा कि रघुराय अक्रॉस जनरेशन्स, फ्रॉम जेन एक्स टू जेन जी टू जेन अल्फा प्लस, रघुराय का नाम, रघुराय को इंट्रोड्यूस करना जो है वो किसी के लिए वो ये एक इसमें ये इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है रघुराय को किसी की भी जनरेशन के लिए। आज की जनरेशन के भी फोटोग्राफर्स मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं मैंने देखा कि रघुराय कौन है, ये सवाल आम लोग की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक आम जो जनमानस है, एक वहाँ पे शायद रघुराय को उस ढंग से नहीं जानते होंगे। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि भारतीय होने के भाव के, जो हमारा भारतीय होना, भारतीय एज ए नेशन स्टेट भारतीय नहीं, एज ए कल्चरल भारतीय, एज ए द आइडिया ऑफ इंडिया, इस आइडिया के रघुराय एक ऐसे पुजारी थे जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से, अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से इस आइडिया की अर्चना की, द आइडिया ऑफ इंडिया। और वो इस आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिसे हम भारतीयता कह सकते हैं, द इंडियन एक्सपीरियंस, कि इस देश में रहने का जो एक्सपीरियंस है, जिसे हम यहाँ का कल्चरल कह लो, यहाँ का रिलीजियस और स्पिरिचुअल कह लो, और यहाँ का जो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीरियंस भी है, जो मतलब जो यहाँ का मटेरियल कल्चर का भी एक्सपीरियंस है, यहाँ के साइट्स, यहाँ के साउंड्स, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की आउटफिट्स, यहाँ की स्ट्रीट, यहाँ के महल, यहाँ के ऊंची सोसाइटी, यहाँ के कॉमन मैन, इन सब का जो एक्सपीरियंस है, जो इंडिया एक्सपीरियंस, जो कॉम्पोजिट इंडिया एक्सपीरियंस, उस इंडिया एक्सपीरियंस के एक ऐसे पुजारी थे जिन्होंने इस इंडिया एक्सपीरियंस को इतना सजाया और उसकी एक ऐसी मूर्त खड़ी की जिसके ज़रिए कोई भी आँख जो रघुराय की तस्वीर को देखती है वो अपने आप को इंडिया के द्वार पे खड़ा पाती है। बहुत अच्छा परिचय बांधा आपने उनका, क्योंकि यही मैं कह रहा था कि जिस आदमी का इतना लंबा चौड़ा काम हो, इतनी तरह का काम हो, उसे किसी एक परिचय मानना बहुत मुश्किल है। और कोई हो नहीं सकता जो कभी ऐसा रहा हो जिसने उनकी कोई तस्वीर ना देखी हो, भले उसे पता नहीं है कि ये रघुराय की खींची हुई फ़ोटो है। और अब तो इतिहास की कोई किताब होना मुश्किल है जहाँ उनकी खींची फ़ोटो इस्तेमाल ना हो रही हो, मतलब पॉपुलर हिस्ट्री जो लोग लिखते हैं। इसको मैं एक ढंग से और भी कह सकते हैं कि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने रघुराय की तस्वीरें देखी होंगी और पहचाना नहीं होगा कि ये कौन फोटोग्राफर है। तो इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं कि जो तस्वीर देख के भी आपको कभी भी इस देश के कल्चर की, इस देश की स्पिरिचुअलिटी की, इस देश की मिट्टी की खुशबू आए जिस पिक्चर को देख के, वो या तो रघुराय की इमेज है या रघुराय से इंस्पायर्ड इमेज है। तो ये उनका योगदान हम कह सकते हैं। और ये छोटी बात नहीं है कि जब आपका काम एक सभ्यता का पर्याय बन जाए, एक सभ्यता की नुमाइंदगी करने लगे, उसका इम्प्रेशन लिए हुए हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस काम को कई फोटोग्राफर्स ने किया, लेकिन रघुराय ने इसको बखूबी किया। इस पॉडकास्ट में सवाल तो बहुत है मेरे पास जो मैं आपसे करूंगा, लेकिन इसके पहले आपके बोलते बोलते मुझे एक छोटा सा दर्द हुआ ये सोच के
कि जो कोई लोग इस सभ्यता के बारे में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या बता रहे हैं, उनके चेहरे, उनके नाम बहुत चल पड़ते हैं, लोग जानते हैं उन्हें, है ना। अक्सर राइटर्स को भी, प्रेजेंटर्स को भी, जिस पेशे में रघु राय थे फोटो खींचने के, उसमें बहुत कम लोग होते हैं, वहाँ बहुत कम लोग हैं जिनके चेहरे पहचाने जाते हों। जैसे आपका खुद का काम इतना बड़ा है, लेकिन ये देखकर मुझे हमेशा अफसोस होता है कि अब तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन लोग चेहरे से नहीं जानते इतने बड़े लोगों को, जबकि उनके काम के बिना बाकी ये तमाम काम जो मैं कह रहा हूँ, जिनमें चेहरे पहचाने जाते हैं, वो अधूरे हैं। ये सोचकर आपको कैसा लगता है जब रघु राय के अंतिम संस्कार में पहुंचे होंगे, वहाँ मेरा ख्याल उनका कैमरा भी उनके साथ था, ये एहसास कैसा होता है कि एक आदमी ने इतना लंबा जीवन जिया, इतना काम किया, फिर भी उसे वैसी शोहरत नहीं मिलती जिसका वो हकदार है, बिल्कुल हकदार है। देखो नितिन, इसमें जो है, मैं ये कहूँगा कि इसमें आपके सेंटिमेंट्स जायज़ हैं। आपके सेंटिमेंट्स की कदर करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, मैं ये कहूँगा कि मैं इसको अपने ऊपर या अपने प्रोफेशन के लोगों के लिए वैलिड नहीं समझता हूँ, क्योंकि फोटोग्राफर का काम ही कैमरे के पीछे रहना होता है। उसका कैमरा होता है कि अपने उसका जो प्रोफेशन है, उसकी जो आई है, उसका काम है जो अपने सामने जो देख रहा है उसको अपने आपके सामने उजागर करे। और अगर उसकी तस्वीर उसकी मानसिकता को लेके आपके दिल तक पहुंचती है, जिस थॉट से वो फोटोग्राफ को बना रहा है, जिस सेंटिमेंट से वो फोटोग्राफ को खींच रहा है, उस थॉट से, उसी भाव को लिए हुए अगर तस्वीर आपकी आंखों से होते हुए आपके जहन तक पहुंचती है, तो उसका काम सक्सेसफुल है। उसका काम सक्सेसफुल है। उसे चाहे जाना जाए या ना जाना जाए, उसकी इमेज जो है वो जीवंत हो गई। तो रघु राय को चाहे कोई लोग जाने या ना जाने, रघु राय की पिक्चर को देख के जो भाव उत्पन्न होता है, रघु राय उसमें जीते हैं। रघु राय की पिक्चर का, रघु राय का जीवंत होने का, इटर्नल होने का जो एक्सपीरियंस है, वो रघु राय की फोटोग्राफ। आप इंडिया टुडे ग्रुप के फोटो एडिटर हैं। एक ज़माने में रघु राय ने यही पोजीशन संभाली भी थी, तो उनसे पहली मुलाकात आपकी कब हुई, जब आप जानते भी ना हो पहले से कि यही रघु राय हैं? रघु राय से पहले, मिलने से पहले उनकी कहानियां मुझसे मिली। हाँ, रघु राय कौन, रघु राय की जो स्टोरीज थी, जो रघु राय की जो छाप रही है इंडिया टुडे में, जो उनका इम्प्रेशन रहा है, जो उनकी जो इमेजेस को तो छोड़िए, जो उनकी पर्सनैलिटी का, जो उनके किरदार का इम्प्रेशन रहा है इंडिया टुडे में, वो उसकी कहानियाँ मुझ तक पहुँची। तो वो मेरा रघु राय से पहला इंट्रोडक्शन शायद वहाँ पे था, एज अ प्रोफेशनल। एज अ पर्सन मैं इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एज अ पर्सन मैं उनको मिला था 1995 में। मैं रविंद्र नगर में वो रहते थे, खान मार्केट के पास, और मैं नया नया दिल्ली आया था जॉब की तलाश में। तो मैं उनके घर उनसे मिलने गया था अपना पोर्टफोलियो लेके। तो वो मुझसे मिले। बहुत बड़ी बात है कि मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली, और वो एक रैंक आउटसाइडर, एक रैंक नॉविस जो अपना करियर शुरू कर रहा है, उन्होंने मुझे बुलाया, घर पे टाइम दिया, मेरे काम को देखा, कुछ ऑब्जर्वेशंस थी उनकी, और वो जो एक ऑब्जर्वेशन उनकी थी, तो मुझे आज भी बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन लगती है। तो उन्होंने मेरी एक तस्वीर को देख के कहा, जो एक क्लोज़अप लिया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बस उनके ऐसे ही ऑब्जर्वेशन थे कि एक तस्वीर उन्हें पसंद आई, लेकिन उनको देख के कहा कि ये जो इसमें जूम लेंस का इस्तेमाल है, ये बहुत अच्छा नहीं होता है। तो बस वो एक सूक्ति जो थी उनकी, जो उस वक्त मिली, तो उस वक्त तो समझ नहीं आई थी कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं।
लेकिन जैसे जैसे उनका काम आप देखते गए, जैसे जैसे उनके काम को समझते गए, जैसे जैसे आप प्रोफेशन के एक्सपीरियंस में उतरे, तो आपने देखा कि वाकई जैसे जैसे आपकी आँख सधती जाती है और जैसे जैसे आप यू गेट इनटू द एक्सपीरियंस ऑफ फोटोग्राफिंग, वाकई ही जूम लेंस जो है एक बहुत बड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं होती है। जूम लेंस उसमें ज़रूरी है कि आप दूर से खड़े होके फ़ोटो तस्वीर ले लें, लेकिन जूम लेंस का ये भी मतलब होता है कि आप उस रियलिटी के पास नहीं जा रहे हैं। तो ये जो इस चीज़ को समझना कि लेंस सिर्फ लेंस नहीं है, लेंस आपकी और आपके सब्जेक्ट की प्रॉक्सिमिटी की निशानी भी है, ये समझने में काफ़ी वक्त लगा। आपको मगर एक बार ये भी लगा था कि वो नौसिखिया है, नौसिखिया फोटोग्राफर? हाँ, उसका एक बड़ा दिलचस्प एक्सपीरियंस है। जब मैं नहीं जानता था, जब मैं उनका नाम तो जानता था लेकिन उनको बाय अपीयरेंस नहीं जानता था। इस मुलाकात से पहले की बात है, बाद की इस मुलाकात से काफ़ी पहले की बात। अच्छा, और पहले? हाँ, तो वो जब मैं अपने आप को उस वक्त एंथुजियास्ट की स्टेज पे गिनूंगा, जब मुझे नया नया शौक़ हुआ था फोटोग्राफी का, और मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में जहाँ यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ रहा था पंजाब में, तो मैं वहाँ से इवेंट्स को, स्पेशली जो मेले होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनको फ़ोटोग्राफ करने जाया करता था। तो पंजाब में एक बहुत मशहूर फेस्टिवल है होला मोहल्ला, जो पंजाबी जो होली का एक रूप है। तो वहाँ पे मैं फ़ोटोग्राफ कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने रघु राय को, एक शख्स को जिसने एक हैट पहना हुआ था, उसको मैं फ़ोटोग्राफ करते देखता हूँ। हम दोनों साथ ही बैठे हुए थे। तो जो निहंग सिंह हैं वो वहाँ पे जो है एक प्लेट में बकरे का सर लेके जा रहे थे। तो रघु राय एक ऐसे कैमरे का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे हम पैनोरामिक कैमरा कहते हैं। वो वाइडलक्स एक कैमरा होता था, उसका इस्तेमाल करना, जिसमें लेंस पूरी तरह से घूमता था इमेज के साथ, और वो जो है एक 180 डिग्री का व्यू कैप्चर करता है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि वो आम तौर पे लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है कि ज़्यादा व्यू आपको कैप्चर करना हो एक फ्रेम में, तो वो कैप्चर करता है। तो रघु राय जो थे, उस कैमरे के साथ वो जो बकरे का सर लेके जा रहा था निहंग सिंह, बिल्कुल उसकी प्लेट के पास, बिल्कुल क्लोज एंगल से उस बकरे के सर को उस कैमरा से फोटोग्राफ कर रहे थे। और मैं देख के ऐसे हैरान हुआ। मैंने कहा वाइड, सुपर वाइड पैनोरामिक का कैमरे का व्यू जो इस्तेमाल एक क्लोजअप के लिए, मैंने कहा शायद इसको शायद फोटोग्राफी नहीं आती होगी। तो आज हम इस बात पे हंस सकते हैं, लेकिन अगेन ये चीज़ जब आप उनके काम को देखें तो एक बहुत बड़ा इसमें आपको उनका एक रेवोल्यूशनरी जो उनकी अप्रोच है उसकी झलक मिलती है। जो कि उन्होंने क्या किया, पैनोरामिक कैमरा को इंटीमेट सिचुएशंस में यूज़ करना शुरू किया, इंटीमेट सेटिंग्स, जो कि जहाँ पे वो एक एग्जैक्ट भीड़ में रहते थे तो उसमें इस्तेमाल करना शुरू किया। और इसका एक कारण था कि जब हम भीड़ में एक क्लोज सेटिंग में ज़्यादा एरिया जब हम अपनी इमेज में लेने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कैमरे में एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, क्योंकि जब एक लेंस जो है ज़्यादा एरिया को अपने में फोकस में लेके आता है, तो वो क्या करता है, उसकी जो साइड्स होती हैं, जो सेंटर में जो होता है सब्जेक्ट, उसको बहुत बड़ा वो शो होता है, और जो साइड्स में होते हैं वो के डिस्टॉर्ट होके बहुत छोटे नज़र आते हैं, क्योंकि उसको इस ढंग से इमेज को अपने में फिट करना होता है।
पैनोरामिक कैमरा से आपको जो खास तौर पे एक्सपैन कैमरा जो होता है हैज़लब्लैड का, जो रघु राय यूज़ करते थे, उन्होंने काफ़ी बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट किया है वो कैमरा यूज़ करके। उस कैमरा में वही एक्सपीरियंस जो है, आपको एक सुपर वाइड एक्सपीरियंस मिलता है जिसमें डिस्टॉर्शन बहुत कम है। अब उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट सेंटर में है और जो सब्जेक्ट साइड में है, उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलती है। तो ये एक विजन जो है, उससे एक डेमोक्रेटिक विजन क्रिएट होता है फोटोग्राफी टर्म्स में। अगर उसको टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करें कि जहां पे आपके किसी सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं मिल रही है और वो सब सब्जेक्ट पार्ट ऑफ अ सीन जो है वो उसी ढंग से लगते हैं जिस ढंग से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ, हम सब लोग बैठे हैं। अब अगर मैं वाइड एंगल से ऐसे खींचूं तो आप बहुत बड़े दिखेंगे और जो हमारे कैमरा पर्सन जो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो छोटे नजर आएंगे। अब जब आप यही चीज़ अब आप एक वाइडलेक्स कैमरा, एक पैनोरामिक कैमरा से फोटोग्राफ करेंगे तो सारे बराबरी से उसी ढंग से नजर आएंगे जैसे कि आंख देख रही है। तो ये एक टेक्निकल चीज़ थी जो उस वक्त तो बिल्कुल नहीं पता थी, और उस वक्त मैंने उसको देख के ये हिमाकत की कि मैंने सोचा कि इन्हें शायद फोटोग्राफी नहीं आती है। और वो कर रहे थे प्रयोग। हाँ। अच्छा, फोटो तो उन्होंने बहुत सारी खींची हैं, और जब वो यहाँ आए थे तो मैंने उनको उनकी ही खींची गई एक एक फ़ोटो दिखाई, हर फोटो के बारे में पूछा, उन्होंने विस्तार में बताया। और वो जो पॉडकास्ट है उसका लिंक मैं कमेंट में लगाऊंगा, अभी पिन कमेंट में, जिससे वो पॉडकास्ट देखना हो, सुनना हो, वो ज़रूर जाए। तकरीबन 1.5 घंटे की बातचीत है। तो एक एक चीज़ के बारे में बता रहे थे, ये मैंने तब खींचा, ये मुझे इसलिए अच्छा लगा, वो इसलिए अच्छा लगा। आपने उनका इतना सारा काम देखा है। अब ये पूछना वैसे तो क्या कहूँ मैं से, ये भी हिमाकत ही है कि कोई एक फ़ोटो बता दो आप, लेकिन फिर भी उनका कोई ऐसा काम जो आपको मैं पूछूं और आप तुरंत कह सकें कि भाई अगर मुझे नहीं भी पता कि ये रघु ने खींची है, मैं बता सकता हूँ ये रघु ने खींचा, इसे नहीं भूल सकता मैं। रघु राय की बहुत सी तस्वीरें बहुत डिफरेंट ढंग से आपके ऊपर इम्प्रेस करती हैं। और जैसे जैसे आप अपने प्रोफेशन में जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने प्रोफेशन की में आगे आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे उसकी परतें खुलती हैं, तो हर स्टेज पे आपके सामने कोई ना कोई रघु राय की ऐसी तस्वीर है जो उस चीज़ की एक्सीलेंस को टच करती है। तो वो इमेज उस सिचुएशन में आपको जो है आपके ऊपर एक छाप छोड़ती है कि देखो ये। अब जैसे ये उसे ऐसे ही समझिए कि जैसे जब आप एक रेस में भाग लेते हैं तो जो उस रेस का वर्ल्ड चैंपियनशिप होल्डर है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उसका टाइमिंग आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि मुझे इस टाइमिंग के आसपास भागना है। तो बहुत से फोटोग्राफर, बहुत सी कई जनरेशन हैं फोटोग्राफर्स की, जो रघु राय की तस्वीर को सामने रख के या रघु राय की कोई तस्वीर जो उनके मन में जिसका छाप हो उसे सामने रख के फोटोग्राफी करते हैं कि मुझे इस जैसी तस्वीर को क्रिएट करना है या इस जैसा ही भाव क्रिएट करना है अपनी तस्वीर में। तो ऐसी चीज़, ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं रघु राय की। उनकी एक बहुत जानी मानी तस्वीर है जिसने पहले, सबसे पहले अगर मुझे, जब मैं सोचता हूँ उनके बारे में, तो जो उनकी पहली पिक्चर जिसने मेरे ऊपर अमिट छाप छोड़ी वो उनकी बड़ी जानी मानी तस्वीर है कि जामा मस्जिद के बैकग्राउंड के सामने एक औरत जो है पुरानी दिल्ली में एक घर के कमरे में जो है वो प्रे कर रही हैं खिड़की से, और चारों तरफ तूफ़ानी बादल छाए हुए हैं और डार्क एटमॉस्फेयर है। उसमें सिर्फ उस कमरे की, उस आंगन की बत्ती जली है और उसमें वो औरत प्रे कर रही है। ये इमेज कई लेवल पे बहुत मेटाफोरिकल इमेज है। ये एक इमेज इंसान की स्थिति ईश्वर के आगे, लाइफ के आगे, जब इंसान दुख तकलीफ़ों से घिरा होता है तो वो उसकी सिचुएशन बिल्कुल इस तस्वीर के सब्जेक्ट के मानंद होती है कि वो एक अकेले कमरे में अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने खुदा से जो है बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे इस तकलीफ़ से बचाया जाए। और ये
ये ख़ास बात रघु राय की तस्वीरों में थी कि उनकी हर तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं रहती, वो एक मेटाफर बन जाती है लाइफ के प्रति इटसेल्फ, कि वो उस तस्वीर के माध्यम से एक डीपर कनेक्ट से, एक डीपर रियलिटी से आप जुड़ते हैं, एक एक्सपीरियंशियल रियलिटी से आप जुड़ते हैं, जो शायद आपने कहीं ना कहीं महसूस करी हो। उनकी एक तस्वीर है, बड़ी मशहूर तस्वीर है, और मुझे ये कहना चाहिए कि दुनिया की बेहतरीन फ़ोटो जर्नलिस्टिक इमेजेस में से अगर कोई 5 इमेजेस चूज़ करी जाएं तो वो तस्वीर उसमें से एक है। वो है जो उन्होंने भोपाल गैस के ट्रेजेडी के टाइम वो एक हाफ बरिड बच्चे की तस्वीर खींची, जिसके चेहरे पे एक हाथ जो है उसको टच कर रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि उसी तस्वीर को 2 और फोटोग्राफर्स ने बिल्कुल उसी सिचुएशन में, बिल्कुल उसी वक्त पास खड़े होके उस तस्वीर को खींचा जी। लेकिन उन तीनों पिक्चर्स में से जो सिर्फ रघु राय की एक इमेज ऐसी है जो आपके दिल में एक टीस जगा देती है, और एक जैसे कहते हैं ना उसको, जो भाव है, जो उसका जो करुण भाव है, उसको जो हाथ है, जो उसका हाथ माथे पे है बच्चे के ऊपर, वो उस करुण भाव को जैसे कि एक्सट्रैक्ट कर रहा है एक रस की तरह, जिसे हम नवरस में एक रस कहते हैं ना, करुण रस। तो करुण रस को पूरी तरह से उसको उस जस्ट टच से वो उसका एक स्रोत खोल रहा है। वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। और एक किसी के जाने का, किसी एक ट्रेजेडी को, एक पूरी ट्रेजेडी को, अब अगेन इसका सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन देखिए कि एक पूरी ट्रेजेडी को, एक जहाँ पे न्यूज़ में हम लोग सिर्फ नंबर्स में उसका जिक्र करते हैं, उस ट्रेजेडी की इमेंसिटी को, उसके आंकड़ों में, उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे, उसका जो है ना स्टैटिस्टिक्स में हम उसको देखते हैं। रघु राय की तस्वीर स्टैटिस्टिक्स को परे कर देती है। वो उसको उसकी पेन के साथ जोड़ती है। किसी भी ट्रेजेडी जो इस इवेंट की ट्रेजेडी है, उसकी पेन के साथ आपको कनेक्ट कर देती है ये इमेज। तो मुझे तो 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत से लोगों के लिए, उसका अगर कोई विजुअल है लोगों के माइंड में तो ये इमेज है। आप अपने मन में सोच के देखिए कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी अगर आपके सामने शब्द बोला जाए तो आप क्या विजुअल आपके दिमाग में आता है। तो ये रघु राय की सक्सेस है। ये है उनकी इमेज की पावर कि वो एक इमेज से एक पूरी सिचुएशन जो है आप तक पहुंचती है। उसी ढंग से उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल पोर्ट्रेट्स की, ख़ास तौर से इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल पोर्ट्रेट्स की। जहाँ पे आप इंदिरा गांधी सोचिए तो आपके मन में रघु राय की कोई इमेज इंदिरा गांधी की आएगी। ये मयार हासिल करना, अपनी तस्वीरों में इस मयार को लाना, ये रघु राय की अचीवमेंट है और ये उनका मयार है। मतलब सिर्फ शटर स्पीड पता होना और कहाँ फ़ोटो लेना चाहिए, सब्जेक्ट कहाँ है, मतलब टेक्निकल बातें ये वो जो भी है वो अलग बात है, लेकिन एक नज़रिया होना वो बिल्कुल ही अलग बात है किसी अच्छे फोटोग्राफर के लिए। रघु राय आए थे, बहुत सारी बातें हुई थी, आज उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि ऐसे तो बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं, मुझे कुछ अच्छा लगा, किसी को कुछ अच्छा लगा, किसी को वो अच्छा नहीं लगा जो मुझे लगा, लेकिन आप फोटोग्राफी के पंडित हैं, आपके नज़रिए से एक अच्छी फ़ोटो क्या होती है? एक अच्छी फ़ोटो जो होती है बिल्कुल एक अच्छे चाय के कप की तरह होती है कि जब आप उसको दूर से देखें, उसको जब आप बिल्कुल आपके सामने आए तो आपको अपनी खुशबू से अट्रैक्ट करे। उसका पहला जो उसका इमीडिएट जो विजुअल है, उसका विजुअल जो है वो आपके लिए, वो आपकी सोच पे,
आपकी जो जैसे आपकी दृष्टि में वो एक, जैसे जब आप किसी जंगल में चलें या किसी वाइल्ड स्पेस में जाएं तो कुछ घास में से जो कुछ कांटे जैसे बीज होते हैं जो आपके कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं, तो आपकी साइकी में वो इमेजेस कुछ जो चिपक जाता है, वो एक फोटोग्राफ की सक्सेसफुल होने की पहली निशानी है। दूसरी निशानी है कि जब आप उसको पीते हैं, चाय को जब आप पीते हैं, जब आप उस फोटोग्राफ को डिटेल में देखते हैं, तो उस फोटोग्राफ में इतना कुछ हो कि आपको उस आपकी जो सोच है उसको और चीज़ों से हटा के उस पानी के, उस चाय के टेस्ट में ले आए। और फोटोग्राफ का भी यही काम है, आपकी सोच को, आपकी डिस्ट्रैक्शन से हटा के उस इमेज को अंडरस्टैंड करने में ले आए। पहले वो आपके साथ कांटे की तरह चिपक जाए, फिर जब आप उसको पढ़ें तो आपकी सोच को उसके परिवेश में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ले आए जिस कॉन्टेक्स्ट की वो फोटोग्राफ है। और फिर जब आप आखिरी चुस्की ले लें चाय की, तो आपके मन में एक फ्लेवर रह जाए। तो वही चीज़ जो फोटो के आप देख चुके हों, जब पन्ना पलट चुके हों, कोई दूसरी फोटोग्राफ पे आप नज़र करें, लेकिन वो पहली जो तस्वीर है वो आपके माइंड पे एक फ्लेवर की तरह जो है आपके मन में रह जाए और आप ये समझ लें कि मैंने कुछ अच्छा देखा है। अच्छी तस्वीर तो ये है। वाह, आपने दरअसल मेरे अगले ही सवाल का जवाब दे दिया, जिसमें मैं पूछने वाला था कि सिनेमा देखने वालों को कई बार सिनेमा अच्छा तो लगता है, बारीकियां नहीं पता होती हैं सबको, उन्हें पता नहीं चलता है कि मुझे अच्छा क्यों लगा। ऐसी कई बार अच्छी फ़ोटो देखकर ये तो लगता है कि मज़ा आ गया, पर हमें ये नहीं पता होता है कि खींचने वाले ने इसमें क्या ऐसा कर दिया कि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, वो स्टडी का काम है, वो आर्टिकुलेशन का काम है, उसको समझना और उसको व्यक्त करना आर्टिकुलेशन का काम है, उस लैंग्वेज का काम है जिस ढंग से आपको शायद वो लैंग्वेज ना पता हो, लेकिन ये तो पता होगा कि आपको एक आहा मोमेंट तो आता है, क्योंकि एंड यूज़र तो हम ही हैं। हाँ, एक आहा आम लोग जो टेक्निकल भाषा नहीं समझते, ना सिनेमा की, ना पेंटिंग की, ना फोटोग्राफी की, ना गाना समझते कैसे बन रहा है, लेकिन आखिर बनता तो उन्हीं के लिए सब। हाँ, और ये आहा मोमेंट ज़रूरी नहीं आहा के एक्सप्रेशन के साथ आए। ये आहा मोमेंट बहुत साइलेंट भी होते हैं हमारी लाइफ में, कि आपका इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल करते करते जहाँ पे 1 मिनट को, 1 सेकंड को आपका अंगूठा रुक जाता है, वो एक सक्सेसफुल फोटोग्राफ है। मैगजीन के पेज पलटते पलटते जिस पेज पे 2 मिनट के लिए, आप 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए अगर आपकी आंख रुक जाए, 5 सेकंड अगर मेरी तस्वीर पे किसी की आंख रुक जाए, तो मेरे लिए वो तस्वीर एक सक्सेसफुल तस्वीर है। तो वो मेरा मानना ये है कि आपको ड्रॉ करे तस्वीर अपने अंदर, आपको ड्रॉ करे। कुछ लोगों ने कहा कि ये सवाल ज़रूर पूछेगा मनदीप से कि रघु को आप कहेंगे क्या? एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, एक फोटो जर्नलिस्ट, एक फीचर फोटोग्राफर थे क्या वो, और इन तीनों में फ़र्क क्या है? मुझे दिल की हर खता पे शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, सरापा राज हूँ, क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। तो क्या है, ये डिविजन्स जो हैं ये हमारी हैं, ये डिविजन्स हमारी हैं। ये डिविजन्स उस आदमी पे अप्लाई नहीं होती हैं। सचिन तेंदुलकर T20 प्लेयर हैं, वनडे प्लेयर हैं कि टेस्ट मैच प्लेयर हैं, क्या कहेंगे आप? अगर इसका जवाब आपके पास है तो हम बता देंगे आपको। कोई जवाब नहीं इस बात का। तो इसमें क्या है कि ये ज़रूरी है कि उन्होंने जिस मीडियम को जिसमें उन्होंने जिस तरफ अपना कैमरा किया, क्या उस तरफ वो सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते हैं। और रघु राय इस मामले में बहुत लेवल पे उनका बहुत डेप्थ में काम है। और अगर उनकी आपको रेंज बताऊं तो रघु राय ने बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं।
रघु राय ने डॉक्यूमेंट्री तो उनका हम लोग सब जानते हैं, उनका पॉलिटिकल काम में मैंने आपको जैसे बताया कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हीं की इमेजेस से जाने जाती हैं। उन्होंने लैंडस्केप पे बहुत ज़बरदस्त काम किया है, उन्होंने वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उनकी एक वाइल्ड लाइफ उनकी एक तस्वीर है जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन, जो कि फोटोग्राफर्स की, फोटो जर्नलिज्म की मतलब वो जो है परम प्लेटफॉर्म कह लीजिए, वो है उसके ऊपर उनकी जो वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफ है, इंडियन वाइल्ड लाइफ की, उसमें उनकी एक फ़ोटोग्राफ कवर पे गई है। और इसी ढंग से उन्होंने पोर्ट्रेचर पे काम किया है, फॉर्मल पोर्ट्रेचर, वो उनका बहुत ज़बरदस्त था। उनकी एक बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है सत्यजीत रे की, जो कि उनके हाथ में पाइप पकड़ी हुई और फिल्म सेट पर और कैमरे के साथ क्या ज़बरदस्त लाइटिंग करी है उन्होंने। और उन्होंने न्यूड्स करे हैं, आर्टिस्टिक फाइन आर्ट न्यूड्स करे हैं, बहुत ज़बरदस्त। मॉन्यूमेंट आर्किटेक्चर के ऊपर उन्होंने ताजमहल के ऊपर जो किताब करी है वो लैंडमार्क है, अपने आप में एक बेंचमार्क है कि एक मॉन्यूमेंट को इमेजेस के ज़रिए किस तरह से आप जीवंत कर देते हैं। एक ऊब और थकान होती है जो है, ताजमहल एक क्लीशे है बहुत लोगों के लिए और बहुत एक्सपीरियंस में भी एक क्लीशे है, लेकिन एक क्लीशे को आप किस ढंग से, किस शिद्दत से और किस ढंग से फोटोग्राफ करते हैं उसको, कि वो एक कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस बन जाता है आपके लिए। आप उनकी ताजमहल की किताब आप उनकी देखें और आप उसको, वो उस मॉन्यूमेंट को इतने शेड्स में आपको दिखाती है वो किताब, और हर तरफ कितनी दफ़ा उनकी इमेजेस में ताजमहल एक बिल्डिंग ना बन के एक मेटाफर बन जाता है। और ताजमहल को बहुत बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स ने ताजमहल को फोटोग्राफ करा है, टेक्निकली ब्रिलियंट, रघु राय से कहीं ज़्यादा ब्रिलियंट तरह से फोटोग्राफ करा है। बहुत ग्रैंड सिचुएशंस में भी, लाइटिंग सेटअप्स में भी शूट करा है। लेकिन जिस ढंग से ताजमहल रघु राय के हाथ में एक मेटाफर बनता है, वो बहुत कम मैंने देखा है। इनफैक्ट मैंने उसको देखा भी नहीं है कि किसी ने उसको उस ढंग से फोटोग्राफ करा हो कि वो ताजमहल ना लगे, एक स्टेटमेंट लगे, एक कन्वर्सेशन लगे। आपने उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम किया था? नहीं, मैंने प्रैक्टिकली उनके साथ काम नहीं किया, क्योंकि रघु राय जिस वक्त एक्टिवली बहुत प्रोजेक्ट कर रहे थे, उस वक्त मैं फोटोग्राफी में मेरा एंट्री नहीं हुई थी। मैं बहुत बाद का फोटोग्राफर हूँ, एक डिफरेंट एरा का। हाँ, क्योंकि जबकि आप बात बता रहे हैं उनसे मिलने की, वो 50 साल से भी ऊपर के हो चुके थे। सन 42 में उनका जन्म हुआ है। अगर आपसे कहूँ आपने क्या सीखा उनसे, उनकी फोटोग्राफी से, उनके काम से? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सब एकलव्य की तरह उनकी तस्वीर को सामने रख के उनसे फोटोग्राफी सीखते हैं। उनकी तस्वीरों की तरह अपनी स्किल्स को वहाँ तक लेके जाना चाहते थे कि वो कि उसमें एक रघु राय की तस्वीर के जैसे कि फील आए। और उसका एक बहुत डीप इम्प्रेशन मेरे पे जो पड़ा है वो है उनकी प्रिंटिंग का। हम लोग उस वक्त से रघु राय को जानते हैं जब डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, सारे प्रिंट्स जो हैं एनालॉग प्रोसेस में डार्क रूम में बना करते थे। वो एक बहुत इलेबोरेट और बहुत स्किलफुल आर्ट होता था, जिसमें आप प्रिंट्स को कितना
जीवंत कर सकते हैं, उसमें कंट्रास्ट का यूज़, उसमें शेड्स का यूज़, उसमें ग्रे स्केल का यूज़, वो एक बहुत अपने आप में एक कंप्लीट स्किल थी। तराशना होता था इमेज को पेपर के ऊपर, और ये काम रघु राय इतनी बखूबी से करते थे कि उनके प्रिंट में जो ब्लैक्स होते थे वो कभी भी एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं लगते थे। वो हमेशा एक ऐसी इंटेंसिटी लिए हुए होते थे कि आपको लगता था कि जो वाइट एरियाज में दिख रहा है वो इतना इतना वजन उनका हो जाता था वाइट में, इतनी जिम्मेदारी आ जाती थी जो लाइट एरियाज में दिखता था कि ब्लैक्स उनके इतने रिच होते थे। उनकी नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल, जहाँ पे मेन सब्जेक्ट नहीं है, वो जगह जो है मेन सब्जेक्ट को कैसे इवोक करती है, कैसे उठा रही है, बहुत खूबसूरत ये एक टेक्निकल चीज़ है, लेकिन ये फोटोग्राफी के लैंग्वेज के समझ में बहुत बड़ा काम करती है। और ये चीज़ें मेरे काम पे सबकॉन्शियसली जो है मेरे काम को इन्होंने इम्पैक्ट करा। कहाँ पे निकली ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन ये मैंने लिखा भी कि 2019 में मुझे रघु राय जी को फोटोग्राफ करने का मौका मिला। तो उसकी एक तस्वीर जो है काफ़ी चर्चा में आई, मतलब उसको सोशल मीडिया पे काफ़ी सराहा गया। उसमें वो एक पोर्ट्रेट है, उनके हाथ में कैमरा है और कैमरे के लेंस पे जिस लाइट से एक्सपोज करा गया वो लाइट चमक रही है, और वही लाइट उतनी ही इंटेंसिटी से उनकी आँख में भी चमक रही है। तो वो जो कैमरा है उनकी आँख लगता है और आँख जो है उनका लेंस लगती है। तो ये जब इमेज मैंने की तो मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि एकलव्य ने गुरु दक्षिणा दे दी। उन्हें पसंद आई फोटो? हाँ, उन्होंने फ़ोटो को पसंद किया। कभी कहा नहीं, लेकिन उसके बाद से वो जिस ढंग से मुझसे मिलते थे उसमें मुझे शायद एहसास हुआ कि उनको तस्वीर अच्छी लगी होगी। एकांत पसंद आदमी थे या लोगों से बहुत मिलना जुलना था उनका? देखो, कोई फोटोग्राफर एकांत में पसंद नहीं हो सकता। फिर भी भीड़ में कई बार, मतलब भीड़ में जाना आपका काम है। हाँ, व्यक्ति तो फिर भी अलग अलग होते ही हैं। हाँ, भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले हैं। लेकिन नहीं, वो एकांत जो होता है उससे ज़्यादा बड़ा वर्ड मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, एकाग्र। आपका माइंड, आपका हार्ट, आपके माइंड एकाग्र हो, आप चाहे किसी भी भीड़ में हो। फोटोग्राफी ये चीज़ हम लोगों को सिखाती है कि कंप्लीट केओस में आपकी आँख किस ढंग से अर्जुन की मछली को ढूंढ ले। और ये जो है ये फोटोग्राफी का डेली प्रोसेस है कि सिर्फ भीड़ ही नहीं, आपके विचारों की भीड़ में भी कैसे इमेज को ढूंढ ले, आपके एक्सपीरियंस के भीड़ में भी कैसे एक नया मोमेंट तराश ले, आपकी मेमोरी की भीड़ में भी उसको भी कैसे हटा के एक नई इमेज को ढूंढ ले। तो फोटोग्राफर का जो एकांत से बहुत गहरा रिश्ता है। एकाग्र एकांत, जिसे हम कॉन्शियसनेस कह लें, उससे बहुत बड़ा रिश्ता है। और रघु राय बहुत, उनका कॉन्शियसनेस के साथ बहुत पुराना उनका एसोसिएशन, और बहुत जीवंत, बहुत लिविंग, बहुत पावरफुल एसोसिएशन है। वो जिस सिचुएशन में भी होते थे, मतलब एक फीलिंग आती थी। मैं उनको बहुत पर्सनली क्लोजली नहीं जानता था, लेकिन एक फीलिंग ये आती थी कि बहुत बहुत प्रेजेंट हैं वो वहाँ पे, और ये चीज़ उनके काम में रिफ्लेक्ट भी करता है। वो कुछ भी शूट कर रहे हैं, बहुत कॉमन चीज़ शूट कर रहे हैं, उसको इतने अनकॉमन ढंग से आपके सामने वो आती है। उनकी एक किताब है ट्रीज़, जिसमें उन्होंने सिर्फ पेड़ों की पिक्चर्स की कलेक्शन है।
आप वो देखें किताब, एक पेड़ किस ढंग से पोएटिक हो जाता है उनके हाथों में, धूप में छांव जैसी बातें करते हैं, पेड़ भी माओ जैसी बातें करते हैं। पेड़ कैसे एक पर्सन बन जाता है, पेड़ कैसे ममता का प्रतीक बन जाता है, पेड़ कैसे एक बुजुर्ग बन जाता है, ये उनकी तस्वीरों में देखने को मिलता है। आप खुद इतने नामी ग्रामी फोटोग्राफर हैं और आप जिस तरह से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अब तो मुझे लग रहा है मैंने बिल्कुल ठीक किया आपके साथ पॉडकास्ट करके। और जिस भाषा में आप कर रहे हैं सर, कुछ फ़ोटोज़ उनकी देख के बहुत सुकून मिलता है। वो पुरानी बम्बई है, दिल्ली है, उनकी दोपहर है, और हम जिस पीढ़ी के लोग हैं वहाँ वो जो फ़ोटो है उसे देख के हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि काश ये फ़ोटो चल रही होती। ये फ़ोटो वीडियो में क्यों नहीं है, मैं ऐसे और देखना चाहता हूँ, और इधर उधर क्या घट रहा है ये देखना चाहता हूँ। तो जो लोग स्टिल फोटोग्राफी करते हैं, और ये मुझे यकीन है कि पुरानी बहस है, उनके स्किल सेट या जो टेक्निक है वीडियोग्राफर से अलग होता है, या यही लोग वो काम भी बेटर कर सकते हैं, या वीडियोग्राफी जो बनाते हैं वो फ़ोटो उतने अच्छे नहीं खींच पाते हैं। तो अब मैं इस टेरिटरी में थोड़ा सा बस घुस के बाहर आ जाऊँगा, मुझे पता है बहुत लंबी चौड़ी बात है ये, फिर भी मेरे मन में था तो मैंने सोचा पूछूं। नहीं, वो कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट। अच्छा, कंप्लीटली डिफरेंट है। और इसको मैं इस ढंग से समझाऊंगा कि जो तस्वीर, अगर जो आप उनकी तस्वीर जो देखते हैं, वो तस्वीर अगर एनिमेशन में कन्वर्ट कर दी जाए तो आप उस तस्वीर को शायद दोबारा ना देखेंगे। उसको समझना पड़ेगा इस बात को। स्टिल फोटोग्राफ जो होता है, एक पूरी मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं उसका एसेंशियल निचोड़ होता है, डिस्टिलेशन होता है। इसमें एक टर्म आती है फोटोग्राफी में, आप सब लोगों ने सुनी होगी, डिसाइसिव मोमेंट। वो मोमेंट, वो पल जब वो पूरी सिचुएशन का एसेंस इस ढंग से समन्वय में आता है कि वो पूरी सिचुएशन का मेटाफर या उस पूरी सिचुएशन का नुमाइंदगी करने लग जाता है, उसका प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल। तो वो जो भी एक स्टिल फोटोग्राफ जो होती है, एक मोमेंट की, एक हिस्ट्री की, एक सिचुएशन की डिस्टिलेशन होती है। एक अच्छी स्टिल फोटोग्राफ, डिसाइसिव स्टिल फोटोग्राफ, जो हम वीडियो में देखते हैं, मूविंग इमेज में देखते हैं, मूविंग इमेज में डिसाइसिव मोमेंट नहीं होता। मूविंग इमेज में जो प्राइमरी चीज होती है वो नैरेटिव होता है कि कहानी क्या है। वो अगर आदमी कहीं जा रहा है तो कहां से कहां जा रहा है, वो एक फैक्टर बनता है। लेकिन अगर वो आदमी सिर्फ जा रहा है और वो एक इमेज कैप्चर्ड है, तो वो एक बीज की तरह होती है, बीज की तरह। वो बीज आपके अंदर किसी भी ढंग से, आपकी इमेजिनेशन के साथ जुड़ के किसी भी तरह से वो एक प्लांट का रूप ले लेती है और किसी भी तरह से एक्सप्रेस हो सकता है आपके लिए। वो जाना जो है उसकी स्ट्रगल हो सकती है, वो जाना उसकी फेट हो सकती है कि वो आप पूरा कर रहे हैं उसको अपने माइंड में। ये आपके उपज है, आपकी इमेजिनेशन की उपज है कि वो चीज जो एक पल है जो उस फोटोग्राफर ने शूट किया है, वो कैसे एक्सप्लेन हो, उससे आप जुड़ते हैं इमेज के साथ। वो आपके अंदर क्या कहानी जगाती है, उससे आप जुड़ते हैं इमेज के साथ। अगर वो चीज पूरी आपको कहानी की तरह मिल जाएगी तो वो डेड हो जाएगी, फिर आप उस कहानी से जुड़ेंगे। सही बात है, उस क्षण से नहीं जुड़ेंगे, उस क्षण से नहीं जुड़ेंगे, और ना मेरी कल्पना शक्ति जागेगी, क्योंकि अभी तो मुझे पूरी प्लेट में मिल गया है। जिस ढंग ने उस इमेज को आपने पढ़ा, उसने वो उस इमेज को आपका बनाती है। जब वो कहानी के रूप में आती है तो वो उसकी डेस्टिनी ऑलरेडी सेट है। बिल्कुल। तो आप उस डेस्टिनी से भी जुड़ सकते हैं। हाँ। कि वो ये मेरी कहानी है। हाँ।
पर हो सकता है वो आपकी कहानी ना हो, ना भी हो, लेकिन अगर आप एक डिसाइसिव मोमेंट के साथ जुड़ते हैं तो वो आप उसको जो कहानी बनाते हैं वो कहानी आपकी तब गुंजाइश ज्यादा है। कि मैं तो अपनी बात कहकर चुपचाप खड़ा रहा, लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। वाह 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 वाह। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज बहुत हैं उनकी, ऐसा क्यों? पहले तो कि उनका सरोकार उस समय से था, उनके एसोसिएशन उस समय से थी जब प्राइमरी तौर पे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी सही बात है जो थी वो यूज जो था इमेजेस का, एंड यूज ब्लैक एंड वाइट था। कलर प्रिंटिंग उतनी प्रोमिनेंट नहीं हुई थी देश में। प्राइमरी पब्लिकेशंस जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही इमेजेस यूज करती थी। हाँ, सन 66 से उन्होंने शुरू किया। हाँ, तो वो उस वक्त जो है, तो आप नेचुरली आपका प्रोफेशन जहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड आपके सामने रखेगा आप सही बात वही इस्तेमाल करेंगे। तो वो एक फिजिकल, वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ब्लैक एंड वाइट है वो सिर्फ एक मीडियम नहीं है, वो एक विजुअलाइजिंग, एक सीइंग का प्रोसेस है। इसके बारे में आप थोड़ा सा इसको समझिए। जब हम एक सिचुएशन को फोटोग्राफ करते हैं, वो सिचुएशन में कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम उसको उसके एलिमेंट्स कहते हैं। हम क्या देख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, लाइटिंग कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट की इमोशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए हम फोटोग्राफ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उसके एलिमेंट्स होते हैं। कलर भी एक एलिमेंट है। अब क्या होता है, क्या है कि जब हम कलर में शूट करते हैं तो कलर की अपनी लैंग्वेज होती है, जो कि आप जो एलिमेंट शूट कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज से कभी कभी क्लैश करती है। कुछ सिचुएशन में वो क्लैश करती है। तो उससे क्या होता है, आपकी इमेज का जो स्टीम है, जो उसकी पंच है, जो पावर है, वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाती है। आप एक बहुत सैड सिचुएशन को फोटोग्राफ कर रहे हैं जहां पे लेटेस्ट से ये जो हमने बच्चे की तस्वीर ली जी, भोपाल। अब उसको अगर आप उसकी मैं रीडिंग आपको समझाऊं कि किस ढंग से आप देख रहे हैं उस तस्वीर को, तो आपको सबसे पहले दो चीज़ें नज़र आती हैं। पहले उस बच्चे की आंख नज़र आती है, ठीक है, और सेकंड आपको उस हाथ की प्लेसमेंट नज़र आती है। बिल्कुल। अब मान लीजिए अगर ये कलर में इमेज हो, मैं नहीं कहता कि कलर की इमेजेस का इम्पैक्ट नहीं होता, कलर की इमेजेस का अपनी जगह बहुत इम्पैक्ट होता है। उसके बारे में भी हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो उसको भी समझ सकते हैं। लेकिन ब्लैक एंड वाइट में क्या होता है, आपका जो कलर का जो लैंग्वेज का जो कलर कह रहे हैं वो आप कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं बाय रिड्यूसिंग द इमेज, कि उनको सिर्फ ग्रे टोन्स में रिड्यूस कर देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस चीज़ को सुन पा रहे हैं। जैसे आपके कान में आपने टर्म सुनी होगी ना, नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स जी, तो कलर नॉइज को हटा देती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। बिल्कुल। तो आप जो है सिर्फ वो जो उसमें जो सब्जेक्ट है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसका इमोशन है, आप वहां तक पहुंच उसे फोकस कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए इसी सिचुएशन में मिट्टी गीली हो या मिट्टी सूखी हो, उसका कलर एक पैच, उसमें डार्क पैच हो, एक लाइट पैच हो, हाथ हो उसमें लाल रंग की चूड़ी पहनी हुई हो और यही हाथ उसको टच, तो आपका ध्यान, आपकी आई को वो 1 सेकंड के लिए वो लाल रंग खींचेगा, वो आपको मिट्टी का कलर खींचेगा, उसके बाद आप मेंटली उस इमेज तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो ये नॉइज कैंसलेशन जो होती है कलर की, ये हो जाती है ब्लैक एंड वाइट इमेजरी में। तो उससे आप जो है ब्लैक एंड वाइट के सेंट्रल ग्राफिक एलिमेंट को बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यही चीज़ आप जब आप रघु राय की बहुत सारी कलर इमेजेस हैं, जब आप उनको देखेंगे और जब आप उनकी रघु राय की ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को देखेंगे तो आपको ये कॉन्ट्रास्ट बहुत
बहुत ब्यूटीफुली नजर आएगा। कलर इमेजेस में एक वाइब्रेंस नजर आएगी आपको हमेशा। ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस में कॉन्टेक्स्ट प्रधान होता है। तो ये इसकी ब्यूटी बहुत खूबसूरत है, इसको एक्सपीरियंस करना बहुत ब्यूटीफुल है। और अच्छे फोटोग्राफर्स जो और स्किल्ड फोटोग्राफर्स हैं, जो कि रघुराय के काम में आप देखते हैं, वो अपनी कॉम्पोजिशन से कलर की नॉइज को भी दबा देते हैं, और उस कलर इमेज में भी आपको वही भाव उतनी ही इंटेंसिटी से नजर आता है जिस इंटेंसिटी से ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में नजर आता है। उनकी एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है वर्कर्स के ऊपर, जहां उन्होंने वर्कर्स की फोटोग्राफी करी है। बहुत खूबसूरत इमेज है। हुगली में जो है नाविक जो है बोट को खे रहे हैं, और पूरे दम लगा के उनके एक एक मसल, एक एक साइन्यू जो है वो बोट को खे रहे हैं, और पीछे गांधी सेतु जो ब्रिज है उसी शेप में, जिस शेप में चप्पू पानी में है, उस शेप को एको कर रहा है। बड़ी फेमस इमेज है। उसमें आपको एफर्ट दिखती है, लेकिन जो डिज़ाइन का मिररिंग हो रहा है वही शेप चप्पुओं की और वही शेप इन्वर्टेड शेप ब्रिज की। तो आप उसकी ब्यूटी में भी खोते हैं, लेकिन आपको प्राइमरी जो फीलिंग आती है वो स्ट्रेन की फीलिंग आती है, वर्कर्स के स्ट्रेन की फीलिंग आती है, जो श्रम है उसकी फीलिंग आती है। अब यही इमेज कलर में उन्होंने फोटोग्राफ करी है मेहरौली के पास, जो महावीर की मूर्ति है, उसको, उसकी जब स्थापना हो रही है तो वर्कर्स जो हैं उसको खींचने में लगे हुए हैं। तो मूर्ति के सामने वो कुछ खींच रहे हैं, एक रो ऑफ वर्कर्स है, कुछ खींच, और ये कलर में इमेज है ये कंप्लीटली। लेकिन इसमें भी आपको एक ज़बरदस्त कंट्रास्ट दिखता है, लोगों का श्रम, रस्सी को खींचने की एफर्ट, और महावीर के पीछे महावीर के चेहरे पे कंप्लीट डिटैचमेंट उस श्रम को कंट्रास्ट देती हुई। बहुत खूबसूरत इमेज है, मुझे बहुत पसंद है वो इमेज। तो ये जो है, हम थोड़ा डाइग्रेस हो गए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ ब्लैक एंड वाइट की जो लैंग्वेज होती है उसमें कलर की जो एक्सप्रेशन है वो अवॉइड हो जाता है, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन कम रहता है। लेकिन अच्छे फोटोग्राफर्स के हाथ में कलर भी वही बात बोलते हैं जो वो कहना चाहें। वाह। अच्छा, जब वो आए थे मैंने उनसे पूछा था, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं उनकी, जैसे इंदिरा गांधी पर तो हमने बात की ही, लेकिन मदर टेरेसा, जिन्हें उन्होंने ऐसे कहा था जब मैंने बात की थी कि वो मेरी माँ है, इसी तरह वो दलाई लामा को लेकर भी बहुत भावुक थे। दलाई लामा के वो क्षण उन्होंने याद किए जब वो उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं कुछ सेकंड के लिए, और वो एनर्जी। तो मुझे उनसे बात करते हुए महसूस हो रहा था कि वो आध्यात्मिक भी हैं और किसी पावर को मानते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी महसूस हो रहा था कि जितने बड़े लोग थे उनके वक्त के, उनके पास भरपूर एक्सेस था कि उनके करीब जा सकें और उन पलों को कैद कर सकें अपने कैमरे में, जिन्हें आज हम देख रहे हैं। उन्हें एक्सेस मिल कैसे रहा था, और आज ये एक्सेस आप जैसे लोगों के लिए आसान है, मुश्किल है, और आपके लिए तो फिर भी आसान होगा, आप इतने सीनियर हो गए, पर आपसे जूनियर जो इसी पेशे में लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो गया है क्या? एक्सेस की मुश्किलें हर सिचुएशन में रही हैं, रिलेटिव हैं उसमें, मतलब लेकिन एक जो हम जिस प्रोफेशन में हैं, मीडिया में एक्सेस जो है एक तरह से, एक कुछ एक्सेस के दरवाजे कुछ खुल जाते हैं आपके लिए, कुछ लोगों के साथ आप एज अ प्रोफेशनल जिस फील्ड में आप लोग एंगेज करते हैं प्रोफेशनली, वो आपके लिए एक्सेस का वो मार्ग खोल देता है। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सेस वहाँ से मिलता है जो आपका प्रोफेशन होता है। ठीक है। अगर रघुराय फोटो जर्नलिस्ट नहीं होते तो शायद इंदिरा गांधी को फोटोग्राफ नहीं करते, नहीं मिलता। ऐसे कैसे आप उनकी प्रॉक्सिमिटी में जा सकते हैं अगर आपका सरोकार, आपका एसोसिएशन जो है इस प्रोफेशन से नहीं हो। एक्सेस की प्रॉब्लम्स तो अब हैं। इवन
प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को, फोटो जर्नलिस्ट को एक्सेस की जो सिचुएशंस हैं पावर पोजीशंस के लोगों द्वारा कंट्रोल्ड एक्सेस में वो आपको मिलते हैं, और उसमें भी कंट्रोल के साथ साथ एक चीज़ आप देखेंगे जो आज की जनरेशन में है, जो कि मैं ये कहूँगा कि रघु राय के टाइम में उतनी नहीं थी, वो उस एक्सेस के साथ साथ उस एक्सेस का नैरेटिव भी कंट्रोल करना चाहते हैं, और उसका कंट्रोल होते हुए भी आपको नज़र आता है। तो इमेजेस आप जानते ही हैं, हम लोग सब जानते हैं इमेजेस, जो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी उस चीज़ की नहीं है जो जहाँ पे आप अपनी बात कह सको एलिमेंट्स को लेके। एलिमेंट्स को भी इतना कटेल कर दिया जाता है कि आप वही चीज़ को फोटोग्राफ कर पाते हैं जो चीज़ आपको दिखाई जाए, उपलब्ध कराई जाए, जो उपलब्ध कराई जाए। ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहती है, एक नेगोशिएटेड स्पेस होती है बिटवीन फोटोग्राफर एंड द सब्जेक्ट। और ये सिर्फ हम पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिक्स में नहीं देखते, ये हम आजकल इंक्रीजिंगली फिल्म में भी बहुत देखते हैं। जब फिल्म स्टार्स भी आपसे मिलते हैं तो वो उसी अप्रोच से आपके साथ मिलते हैं, कि तैयारी से मिलते हैं। हाँ, कि आपके साथ ये इमेजेस ही होंगी, इससे ज़्यादा वो नहीं होगा। सही। लेकिन इस चीज़ का जो विपरीत, इस चीज़ का जो आपने सवाल किया कि ये एक्सेस कैसे पाया जाए, ये एक्सेस जो होता है ये आपके नज़रिए से बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। कि मैं फिर से क्रिकेट की एनालॉजी दूंगा, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं। कौन बॉलर चाहता है कि उसको छक्का पड़े? कौन बॉलर चाहता है कि उसकी बॉल जो है उस पर 4 रन आए, अच्छा स्ट्रोक खेला जाए? हर बॉलर अपनी बॉल से विकेट ही लेना चाहता है, ठीक है ना? या हर बैट्समैन हर बॉल को चौके या छक्के की तरफ ही मारना चाहता है, अब इसमें बॉलर की स्किल और बैट्समैन की स्किल है कि वो आपकी जो एफर्ट है उसको किस ढंग से डिफीट करे, उसको किस ढंग से उसके ऊपर विजय पाए। जो एक्सेस आप देना चाहते हैं, जिस ढंग से आप फोटो को फोटोग्राफ करवाना चाहते हैं, वो एक्सेस कैसे, उसमें वो अपनी बात कैसे कह पाए, ये एक फोटोग्राफर की स्किल होती है। सही बात है। तो यहाँ पे आप कैसे वो स्पेस को नेगोशिएट करते हैं, आप कैसे उस सिचुएशन में रिलेट करते हैं, ये एक फैक्टर है। लेकिन इस फेयर में अब आइकनिक फोटोज थोड़ा सा कम हो गई हैं क्या, आपको लगता है? अब ऐसी फोटोज नहीं आती जैसे पे आप मुग्ध हैं, जैसी फोटोज पे आपने बात की अभी, जिन पे आप मुग्ध हैं, क्या अब ऐसी फोटोज आना कम हो गई हैं? आपको महसूस होता है? अब ऐसी फोटोग्राफ्स अभी भी हैं, लेकिन अब वो फोटोग्राफ्स प्रचलन के कारण हैं, स्किल के कारण नहीं है, उनकी रेपिटेशन के कारण है। ट्रेंड भी कह लो, लेकिन उनकी रेपिटेशन के कारण हो जाती हैं। लेकिन उनकी आपकी स्किल के से वो फोटोग्राफ जो है आइकॉनिक नहीं बन रही। तो इसको समझने के लिए आप इस ढंग से भी देख सकते हैं कि फिल्म प्रमोशन पे अगर एक एक्टर एक पर्टिकुलर कपड़ा पहन के आ रहा है, एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन के आ रहा है, तो वो ड्रेस जो है वो फैशन स्टेटमेंट बन जाती है। जी, वो फैशन स्टेटमेंट बन जाती है वो ड्रेस, क्योंकि वो उस टाइम के लिए वही ड्रेस में अपनी फोटोग्राफ खिंचवाना चाह रहा है। तो वो ड्रेस फैशन स्टेटमेंट, तो आइकॉनिक तो बनी वो इमेज, प्रचलन में भी आई, लेकिन वो आपके स्किल की वजह से नहीं आई। हाँ, लेकिन आपके स्किल की वजह से नहीं आई, वो जो दिखाना चाह रहे हैं उसकी वजह से आई। तो उससे क्या हुआ, इमेजेस जो हैं वो जिस तरह से आती हैं उसी ढंग से फेड भी हो जाती हैं, क्योंकि जब अगला कपड़ा आप पहनेंगे तो पिछला कपड़ा याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्किल के कारण आपकी माइंड में नहीं पहुंचा। सही बात है। वो पहुंचा उसकी रेपिटेशन के कारण, उसकी प्रेवलेंस के कारण।
तो वो जो चीज़ है इसको समझना पड़ेगा। तो जब ये जो बारीकी है, ये जो एक्सेस कंट्रोल करने वालों को समझना पड़ेगा कि एक्सेस कंट्रोल से इमेज कुछ देर के लिए तो चल जाती है, लेकिन वो लास्टिंग नहीं बन पाती। आपको आज के किसी पॉलिटिकल लीडर या एक्टर की लास्टिंग इमेज याद है? आपको पता है, आपसे मैं अगर सवाल पूछूं, रणवीर सिंह या दीपिका पादुकोण की लास्टिंग इमेज कौन सी है आपके दिमाग में? रणवीर सिंह और दीपिका की ना। और जब आप ये सवाल पूछते हैं तो एक की याद रहती है बस, जो इरफान है। और मुझे वो भी आपकी खींची हुई जिसमें उनके दोनों हाथ सामने हैं। हम बात का को एग्जाम्पल दे पा रहे हैं ना उस बात का, कि आपकी इमेज जो है, आप रहन में नहीं ठहरी हुई इस वक्त रणवीर सिंह जो हैं, उनकी धुरंधर इमेज, धुरंधर की पोस्टर हर जगह पे है। अब आप रणवीर सिंह की धुरंधर की इमेज को देखेंगे, उसकी पोस्टर की इमेज अगर बिना धुरंधर के भी आपको दिखाई जाए तो आप पहचान लूंगा मैं। आइकॉनिक है वो इमेज, क्योंकि प्रचलन से अभी चली है, क्योंकि चल रही है। ठीक है, लेकिन वो लास्टिंग इमेज नहीं है। हाँ, 1-2 साल बाद कोई और फिल्म आएगी, वो चलने लगेगा, वो लुक चलने लगेगा। तो वो लुक जो है, वो लुक इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका इंपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका भाव इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपका एक्सपीरियंस नहीं बन पाता। एग्जैक्टली। इस पॉडकास्ट में अब बस 1-2 सवाल और। जैसे एक तो यही कि आपने कहा तो था कि आपने उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन म्यूजिक कॉन्सर्ट्स तो आपने शूट किए हैं साथ। हाँ, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, ये आपने बड़ा सही सवाल किया, क्योंकि ये मैं इस चीज़ से मैंने अपने पहले जवाब में जो बोला उसमें मुझे ऐड करना चाहिए था कि मैंने उनके साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, तो कई म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में मैंने उनको अपने साथ बैठे पाया है। उन्होंने बिस्मिल्लाह खान और भीमसेन जोशी जी की तस्वीरें ली हैं, है ना। इनफैक्ट हमारे पॉडकास्ट में आए थे तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस भी अपने बताए, याद भी किया था उन्होंने कि अमेरिका गया, यहाँ फोटो लिए हुआ। बहुत सुंदर। उनकी म्यूजिक पोर्ट्रेट्स की उन्होंने एक सीरीज की है, इंडिया टुडे में छपी हैं वो सब इमेजेस, वो अपने आप में लेजेंडरी है। वैसा एग्जाम्पल मैं और कहीं इमेजिन नहीं कर पाता हूँ कि हैं तो वो पोर्ट्रेट्स, फोटोग्राफ्स हैं पिक्चर्स की, लेकिन हर एक पिक्चर में एक लिरिकल क्वालिटी है। ऐसा लगता है जैसे वो इमेजेस किसी फोटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट ने नहीं, बल्कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ने खींची हैं, क्योंकि वो इतनी उनमें लिरिकल क्वालिटी है उन इमेजेस में ऐसा भाव आपके सामने आता है कि वो इमेजेस जो हैं ऐसा लगता है जैसे कि कोई विजुअल राग आप सुन रहे हैं, आपकी आंखों से सुन रहे हैं एक राग। ऐसी फीलिंग आती है कि आप वो बिस्मिल्लाह खां की उनकी क्या खूबसूरत सीरीज़ है, इंडिया टुडे में फ़ोटो फीचर की तरह यूज़ हुआ था। उनको उन्होंने फॉलो किया था बनारस में, उनके घर पे संकट मोचन मंदिर के बाहर, जहाँ पे भी उन्होंने अपनी शहनाई का वो एक्सप्रेशन उनका था। कमाल की इमेजेस हैं वो उनकी बात करने की बॉडी लैंग्वेज, उनके अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो बॉडी लैंग्वेज है। भीमसेन जोशी को उन्होंने फोटोग्राफ करा। हर इमेज में जो है आपको भीमसेन जोशी की इंटेंसिटी की फीलिंग आएगी, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट के ब्लैक्स की वजह से है, चाहे वो कॉम्पोजिशन की वजह से। एस बालाचंदर की उनकी एक इमेज है रुद्रवीणा के प्लेयर, जो कि उन्होंने महाबलीपुरम में जो जायंट रॉक है उसके सामने उनको फोटोग्राफ करा है, पीछे बादल हैं, और पीछे इमेज के पीछे बालाचंद्र जी के पीछे 3 लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में वो कहीं जा रहे हैं, 3 लोकल लोग कहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है वो लोग नहीं है, उनके वीणा से निकले हुए स्वर जो है पीछे जो है चल रहे हैं। ये म्यूजिकल क्वालिटी जो उनकी इमेजेस में है, ये कमाल की चीज़ है। और इसका एक एक्सप्रेशन जो ये है, जब मैं उनको साथ बैठा होता था तो
वो सिर्फ फोटोग्राफ नहीं खींच रहे होते थे, वो कंप्लीटली उस म्यूजिक के साथ उस लय में होते थे। मैं जब उनके साथ एक फोटोग्राफ कर रहा था, एक कॉन्सर्ट, तो मुझे याद है उनके साथ साथ उनके हाथ जो हैं ऐसे चल रहे थे और मैं अपने साथ वाइब्रेशन महसूस कर रहा था। तो एज अ फोटोग्राफर जब आप शूट करते हैं, आप म्यूज़िक में वैसे भी लाइट बहुत लो होती है, तो आपको बहुत स्लो शटर पे काम करना होता है, तो आप वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं चाहते। तो आप फोटोग्राफ कर रहे होते हैं तो साथ से आपके खूब वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो मैं पास में देख रहा हूँ तो रघु राय झूम रहे हैं, पूरी तरह से म्यूज़िक में झूम रहे हैं। अभी एक कॉन्सर्ट में, एक कव्वाली के कॉन्सर्ट में हम लोग गए थे कुछ साल पहले। एक बुक रिलीज़ पे शायद ये कॉन्सर्ट हुआ था। मंजरी चतुर्वेदी की बुक रिलीज़ थी, उस पर बुक नहीं, एक एग्जीबिशन थी उसके, उसमें कव्वाली का कॉन्सर्ट हुआ था। तो वो जब कॉन्सर्ट हो रहा था तो कव्वाली के कॉन्सर्ट में वो जो है वो ख़त्म हुआ तो उन्होंने सारी ऑडियंस को एक तरह से ऑलमोस्ट एक तरह से एक डांट लगाई कि आप लोग सब कव्वाली का कॉन्सर्ट सुन रहे थे, लेकिन आप में से कोई भी झूम नहीं रहा था। तो आप म्यूज़िक को क्या सुनेंगे अगर आप जो है झूमेंगे नहीं तो ये जो झूमना है उनकी तस्वीरों में अलाइव है। स्टिल इमेजेस हैं जिसे हम स्टिल कहते हैं, लेकिन वो स्टिल नहीं है, कहीं ना कहीं झूम रही है। जब उनके फ्यूनरल के फोटोज़ आए थे, हम देख रहे थे, आप भी दिखे उनमें, एक बात थी जिसने ध्यान खींचा, मानव ने ध्यान दिलाया मुझे, कि उनकी अर्थी पर कैमरा रखा था निकॉन का। उस कैमरे की क्या कहानी है? वही इस्तेमाल करते थे, वो फेवरेट था उनका, क्या है? कैमरा रखा था उनके उस पे, उसकी कहानी क्या है वो तो मुझे पता नहीं है कि पर यस, उन्हीं का कैमरा वो होगा और वही मेरे ख्याल से वो था भी। लेकिन वो उनकी इच्छा के अनुसार रखा गया था कि ये लोगों का सेंटिमेंट था, ये मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन रघु राय को कैमरे के व्यू फाइंडर से ही देखना या कैमरे की एसोसिएशन के साथ ही देखना एक लिमिटेशन है। रघु राय इन सब से एक फोटोग्राफर थे, लेकिन वो सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं थे। और जब हम फोटोग्राफर का जो फ्रेम उन पे लगाते हैं तो वो फ्रेम जो है उतना ही मुझे लिमिटेड महसूस होता है कि जैसे कि अगर आप उनके ही किसी तस्वीर को सिर्फ फैक्चुअली डिस्क्राइब करें। अगर आप उनकी भोपाल गैस के ही हमने एग्जाम्पल लिया, उनकी पिक्चर को, बच्चे की पिक्चर को सिर्फ उसको उसके बाद कहें वो भोपाल गैस, ये दिस इज़ अ भोपाल गैस पिक्चर, अगर हम बोलें तो वो इस ढंग से लगता है कि रघु राय फोटोग्राफर, नो, रघु राय एक क्लीशे है, लेकिन एक प्रेजेंस है, एक लिविंग मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट्स वो नहीं होते जो सिर्फ किसी की याद में बनाए जाते हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स जो हैं जिंदा रहते हैं उनकी मेमोरीज में, उनकी इमेजेस की मेमोरीज में, वो मॉन्यूमेंट की तरह मुझे महसूस होते हैं। उनकी प्रेजेंस जो है, उनकी जो रघु राय का एक जो मेमोरी और उनकी प्रेजेंस मेरे सामने एक जायंट मॉन्यूमेंट की तरह आपके सामने आती है। जैसे कि आप फॉर द वांट ऑफ अ बेटर वर्ड अगर कहें कि आप जब आप वर्ड बुद्ध कहते हैं तो बुद्ध में
आपके आपके आगे एक प्रेजेंस है, आपके आगे सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, एक प्रेजेंस है, एक लिविंग प्रेजेंस है, एक रियलाइज सोल की प्रेजेंस है। उसी ढंग से रघु राय सिर्फ फोटोग्राफर उनको कहना एक बहुत लिमिटेड टर्म हो जाती है, उस फ्रेम से देखना एक बहुत लिमिटेड टर्म हो जाती है। वो एक रियलाइज प्रेजेंस है जिन्होंने फोटोग्राफी के माध्यम से एक पूरी कल्चरल अवेयरनेस को आप तक पहुंचाया, एक कल्चरल मेमोरी को आप तक पहुंचाया, इस देश के इस इंडियननेस के एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ी बात है नितिन। मतलब मैं इस बात को आपके सामने कहते, ये मैं बात पहली बार आर्टिकुलेट कर रहा हूँ जब से वो गए हैं, और ये बात कहते हुए मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ कि हमें उनको इस टर्म के साथ नहीं देखना है कि वो एक फोटोग्राफर है। हाँ, वो तो प्रोफेशन है ही, हम जानते हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में कहें कि अ ग्रेट फोटोग्राफर, तो इसमें एक विजन ये जुड़ना चाहिए, और ये विजन है भी कि क्यों आज जो है हम एक फोटोग्राफर के बारे में डिस्कशन करते हुए उनकी तस्वीरों के, उनकी इमेजेस के बारे में हम लोग 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं है। तो वो जो है, ये थॉट आया मन में, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। और मेरे ख्याल से जो कि मेरे हाथ से निकली सिर्फ एक नज़म थी, तेरे हाथ में आई तो मशाल हुई। तो कैमरे से निकली तो सिर्फ एक फोटोग्राफ थी, लेकिन वो फोटोग्राफ जो है वो एक पूरे कल्चरल की, पूरे एक सभ्यता की, पूरी एक ट्रेडिशन की, एक स्पिरिचुअलिटी की, एक ईज ऑफ बीइंग की, कि किस ढंग से हम भारतीय हैं, किस ढंग से हम इस देश के कल्चर्स के साथ जुड़े हुए हैं। कि वो जब आपकी फोटोग्राफ करें तो आप नितिन ही ना लगे, आप इस देश के एक कल्चरल एलिमेंट लगे। क्या खूबसूरत अचीवमेंट है, क्या खूबसूरत बात है। और ये आई थिंक रघु राय को इस ढंग से याद किया जाए। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया सर। पॉडकास्ट लंबा भी नहीं लग रहा है, लग भी रहा है। ये बहुत सारे सवाल भी रह गए, बहुत सारे फ़ोटोज़ पर बात करनी भी रह गई, और कई बार योजना बनी आपके साथ बैठूंगा। ये नहीं सोचा था कि रघु राय पर बात करेंगे, लेकिन इसके बाद भी बैठेंगे और जो बात रह गई वो करेंगे। फ़िलहाल तो बस इतना ही कहना है कि ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि किसी को सिर्फ उसके पेशे से ही जोड़कर देखना, उसे छोटा करना भी है। हालांकि ये भी एक सच है कि उनका काम जो है इतना बड़ा है, जैसा हमने शुरू में कहा कि किसी को अगर ना भी पता हो किसे खींचने वाला कौन है, और जो आपकी नज़र से ज़रूरी भी नहीं जानना, तो भी कोई उनकी फ़ोटोज़ के असर से बच नहीं सकता। और इसीलिए ये बात इतनी लंबी चौड़ी हो रही है, क्योंकि उनका काम बहुत बड़ा है और उनका काम रह गया। और आप जैसे बहुत सारे एकलव्य उससे प्रेरणा पाएंगे। आप तो गुरु दक्षिणा दे पाए, वो शायद नहीं दे पाएंगे, या ऐसे देंगे कि और बेहतर काम करें और बड़ा काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला है, और पहला कमेंट जो है, जो पिन है, वो रघु राय का वो पॉडकास्ट है जो हमने उनके साथ किया था। ज़रूर देखिएगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। और उसके बाद ये भी रिकमेंड करूँगा कि बहुत सारे उनके जो फ़ोटोज़ हैं जो उन्होंने खींचे हैं, जैसा बंदीप जी बता भी रहे थे, ट्रीज़ पर है, ताजमहल पर है, कोशिश कीजिए उनका काम खोजने की और देखने की। लुत्फ़ उठाइए, महसूस कीजिए वो खुशी जो रघु राय ने इन फ़ोटोज़ को खींचते हुए महसूस की होगी, और वो गम भी जो अब हमारे साथ है, कितना बड़ा आदमी हमारे बीच से चला गया। सारे कमेंट पढ़ते हैं, प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से देखने और सुनने के लिए।